हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मेंस जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने घटना चक्र, लुसेंट या एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपका वही दिलवाएगा। मॉक टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है और कितनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं। अब मैं घटना चक्र, लुसेंट, एनसीईआरटी सार संग्रह से सारे क्वेश्चन भर दूं अपने मॉक टेस्ट में, और फिर मैं बोलूं कि देखो मेरा बताया हुआ आया, तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए अच्छे से, और मॉक टेस्ट से यही फ़ायदा होता है कि आपकी तैयारी कैसी है पता चल जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मालूम हो जाते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर पुस्तक के लेखक कौन है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, केवल आंसर बताते हुए चलूंगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के ऑथर कौन है? जनरल एम नरवणे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बुक है नरेंद्र मोदी, यहाँ से पूछ सकता है, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, इसे किसने लिखा है? सुदेश वर्मा ने। सुदेश वर्मा। तो आपको याद क्या रखना है? द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्य प्रकाश। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के ऑथर कौन है? जनरल एम नरवणे। और नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर के ऑथर कौन है? सुदेश वर्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनकी जयंती हाल ही में 25 दिसंबर को मनाई गई, इन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द लीडर। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनकी जयंती हाल ही में 25 दिसंबर को मनाई गई, इन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द लीडर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ बैडमिंटन। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज कौन सा खेल खेलते हैं? तो बैडमिंटन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये दोनों नाम न्यूज में क्यों है? तो इन्हें मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। तो आपसे स्टैटिक के फॉर्म में पूछ सकता है। इसके अलावा 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ओजस प्रवीण देवताले, इनका संबंध है तीरंदाजी से। अदिति गोपीचंद स्वामी, इनका संबंध है तीरंदाजी। श्री शंकर एम एथलेटिक्स। पारुल चौधरी एथलेटिक्स। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुश्री आर वैशाली शतरंज। मोहम्मद समी क्रिकेट। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी। दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज। दीक्षा डाकर गोल्फ। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी। पुखरामबम सुशीला चानू हॉकी से। पवन कुमार कबड्डी। रितु नेगी कबड्डी। सुश्री नसरीन खो खो। सुश्री पिंकी लॉन बॉल्स। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी से। ईसा सिंह निशानेबाजी। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश। सुश्री अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से। सुनील कुमार कुश्ती से। सुश्री अंतिम कुश्ती से। नाओडेम रोसिबिना देवी ऊसू से। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। श्री इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी, इनका संबंध है ब्लाइंड क्रिकेट से। इसके अलावा प्राची यादव, इनका संबंध है पैरा कैनोइंग से। तो 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है और इनका संबंध किस खेल से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं जोड़ता है? सही आंसर क्या होगा? तो रेस्पिरेशन जोड़ता है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये भी होता है, CO2 रिलीज करता है। ज्वालामुखी क्रिया, ये भी करता है। प्रकाश संश्लेषण, इसमें CO2 इमिट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसा होता है? 6CO2 प्लस 6H2O, और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6
प्लस 6O2, ऑक्सीजन निकलता है यहाँ से, और सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है कैसे होता है, 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पे CO2 ऐड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आबिद हुसैन समिति का संबंध था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लघु एवं मध्यम उद्योग से। और एक कौन से ईयर में, 1995 में। आबिद हुसैन समिति का संबंध था लघु एवं मध्यम उद्योग से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा नाइक कमेटी का संबंध था स्मॉल इंडस्ट्री से, स्मॉल इंडस्ट्री से 1991 में, 1991। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर, तृतीय गतिविधियां। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टर्शियरी एक्टिविटी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह धन जो भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास द्वारा समर्थित होता है, न कि किसी सरकार द्वारा, क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फिडुशियरी मनी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रत्ययी धन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्ययी धन। वह धन जो भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास द्वारा समर्थित होता है, न कि किसी सरकार द्वारा, क्या कहलाता है, तो फिडुशियरी मनी, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्ययी धन। एग्जाम्पल आपका हो गया चेक, एग्जाम्पल आपका हो गया चेक। और फिएट मनी क्या होता है, जैसे आपका इंडियन रुपी हुआ, इंडियन रुपी, ये क्या है, फिएट मनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एमपीसी, 0.8 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीए शॉर्ट में बोलते हैं इसे, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं एमपीसी पे। एमपीसी बेसिकली क्या होता है, इसे आराम से समझेंगे। एमपीसी आपका होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसके बराबर होता है एमपीसी, ही आपका होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, चेंज इन इनकम। यहां से न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, चेंज इन इनकम। तो एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
किसके बराबर होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है आपका, चेंज इन कंजप्शन, डिवाइडेड अपॉन डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम। अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, मान लीजिए कि आपका पहले इनकम था 1000, इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ y1 से, तो y1 आपका पहले कितना था 1000, y1 क्या है आपका इनकम है, y1 क्या है आपका इनकम है। और कंजप्शन कितना था, कंजप्शन आपका था 700 रुपये, कंजप्शन आपका था 700 रुपये। इनकम कितना था y1 1000 पहले था, कंजप्शन कितना था C1 से, इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ कंजप्शन आपका था 700 रुपये। फिर क्या हुआ, जो आपका इनकम बढ़ के कितना हो गया, y2 आपका हो गया 1500, y2 आपका हो गया 1500, और कंजप्शन बढ़ के हो गया कितना आपका 1000। अब आपसे पूछ रहा है कि MPC क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, MPC क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड अपॉन चेंज इन इनकम। अब कंजप्शन में कितना चेंज आया हुआ है 300 का, और इनकम में कितना चेंज आया 500 का। तो MPC क्या हो जाएगा, MPC आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजप्शन 300 का आया हुआ है चेंज, और चेंज इन इनकम कितना आया हुआ है 500, तो 300 डिवाइडेड अपॉन 500 कितना आ जाएगा 0.6। तो MPC आपका कितना हुआ 0.6 हुआ। और एक टर्म आपका होता है MPS, ये तो आपका था MPC, और एक टर्म आपका होता है MPS। MPS क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो याद रखना है। और ये किसके बराबर होता है, इंक्रीज इन चेंज इन सेविंग, जो MPS होता है किसके बराबर होता है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। अब दोनों में क्या फ़र्क है, तो जो MPC था वो आपका था चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड अपॉन चेंज इन इनकम। MPC आपका क्या था, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड अपॉन चेंज इन इनकम। MPS क्या है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड अपॉन चेंज इन इनकम। अच्छा, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, MPC और MPS, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो MPC प्लस MPS, इन दोनों के ऐड करने पे कितना आता है 1 आता है। और ये इंपॉर्टेंट है, MPC प्लस MPS इक्वल टू कितना होता है 1 आता है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि MPC दिया हुआ था, क्वेश्चन आपका क्या था यहाँ पे देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। MPC आपका क्या है 0.8 है, MPS पूछ रहा है, तो अभी मैंने क्या बताया था, MPS प्लस MPC कितना होता है 1 होता है। तो MPC कितना है 0.8 है, तो MPS प्लस 0.8 इक्वल टू 1, तो MPS आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8 0.2। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक आपका टर्म होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के से इसे डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है 1/1 माइनस MPC के। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है किसके बराबर होता है 1/1 माइनस MPC के। और 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है, MPS के बराबर होता है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या 1/MPS, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/MPS। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछता है, MPC मान लो आपका दे दिया गया है 0.8 और आपसे पूछ लेगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K कितना होगा, तो K कितना हो जाएगा आपका K इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8। जब अभी इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/0.25 आएगा। या अगर MPS दे दिया है, MPS आपका है 0.5, तो K कितना होगा, तो आपका K हो जाएगा सीधे 1/0.5 इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो K की वैल्यू होती है K, ये आपका
1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच में होता है। और के 1 कब होगा, के आपका 1 कब होगा, के आपका 1 कब होगा, वेन MPC आपका 1 हो, MPC क्या हो आपका, सॉरी MPC आपका 0 हो, MPC आपका 0 हो, या MPS आपका क्या हो, 1 हो। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि के की वैल्यू 1 कब होती है, के की वैल्यू 1 कब होती है, जब MPC आपका 0 हो या MPS 1 हो। इसके अलावा और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। MPC की वैल्यू होती है, जो MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, 0 से 1 के बीच होती है, बीच होती है। 0 भी हो सकता है, 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 1 भी हो सकता है आपका, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 0 से 1 के बीच होता है। और सेम कंडीशन आपका किसके लिए है, MPS के लिए भी है, सेम कंडीशन आपका MPS के लिए भी है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के अन्य देशों के साथ किसी देश के सभी मौद्रिक लेन देन का वार्षिक रिकॉर्ड कहलाता है। द एनुअल रिकॉर्ड फॉर ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द एनुअल रिकॉर्ड फॉर ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक आपका होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक आपका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है फिर, बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क क्या है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो एक की पॉइंट याद रखना है आपको। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मेड बाय ए कंट्रीज रेजिडेंट इंक्लूडिंग ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फाइनेंशियल कैपिटल एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिंपली आपका होता है डिफरेंस बिटवीन ए कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। सही आंसर क्या होगा, लानकला। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लानकला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। नंदा देवी ये आपका कहां पे है, उत्तराखंड में है। कलसूबाई महाराष्ट्र में है। गुरु शिखर राजस्थान में है और डोडा बेटा तमिलनाडु में है। तो सबसे नॉर्थ में आपका उत्तराखंड हो गया। तो सबसे पहले आपका आएगा 1, इसके बाद आपका गुरु शिखर राजस्थान, तो 1 के बाद आपका आएगा 3, नॉर्थ से साउथ की बात हो रही है। इसके बाद आपका आएगा कलसूबाई महाराष्ट्र, तो 1, 3, 2 और सबसे लास्ट में आपका तमिलनाडु नीचे है साउथ की तरफ, तो 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ प्लेस है, दूसरी तरफ कौन से इंडस्ट्री से इसका संबंध है। तो विशाखापत्तनम जहाज निर्माण, तो एक का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा। एक का आपका हो जाएगा दूसरा। मूड़ी आपका एल्युमिनियम से संबंध रखता है, तो मूड़ी 4। बी का आपका हो जाएगा 4। बी का आपका हो गया 4। गुड़गांव ऑटोमोबाइल, सी का आपका हो जाएगा पहला। अच्छा, ऑटोमोबाइल प्रेजेंट में काफ़ी जगह मैन्युफैक्चर होते हैं, लाइक आपका कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, पुणे हुआ, बेंगलोर हुआ। तो यहाँ पे गुड़गांव को हम लोग ऑटोमोबाइल से मैच करेंगे। और पनकी फर्टिलाइजर, तो डी का आपका हो जाएगा क्या, तीसरा। सी का आपका पहला और डी का आपका तीसरा। विशाखापत्तनम जहाज निर्माण, मूड़ी आपका हो गया एल्युमिनियम। गुड़गांव ऑटोमोबाइल, मारुति था यहाँ पे।
है भी, और पन की फर्टिलाइजर, डी का आपका तीसरा। तो ये आपका सही मैच होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो जो दुलहस्ती परियोजना है ये आपका है चेनाब नदी पे, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी कैनाल सतलज पे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कावेरी, ये गलत है। क्यों? नागार्जुन अर्जुन से आप याद रखो कृष्णा, तो ये आपका है कृष्णा नदी पे, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कृष्णा होगा। उक्कई डैम तापी नदी, ये भी आपका सही है। कोल डैम सतलज नदी पे, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अम्लीय एसिडी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अम्लीय। और इसके अलावा लेटेराइट भी ऑप्शन में होगा तो भी सही होगा, लेटेराइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत का विभाजन कब हुआ? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत स्प्लिट कब हुआ था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1907। और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट किया था 28 अप्रैल 1916 को, अप्रैल 1916 में, और कहाँ से? पूना से, ठीक है, अभी पुणे बोलते हैं। जबकि एनी बेसेंट ने शुरू किया था सितंबर 1916 में, और कहाँ से? मद्रास से। तो पहले किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसके अलावा आपको 2 पॉइंट और यहाँ से याद रखना है। एक तो आपका हो गया कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन दोनों का संबंध है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट से। और मराठा और केसरी का संबंध है बाल गंगाधर तिलक जी से, बीजीटी शॉर्ट में बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग में योगदान नहीं दिया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टीएस एल्कॉट। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग में योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टीएस एल्कॉट। इनका संबंध था किससे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, ये तो थे ही, एनी बेसेंट थे ही, और जो एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, इनका संबंध था एनी बेसेंट के होम रूल लीग से। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1932 में गठित अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1932 में गठित अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला। और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था? हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ बाद में नाम कर दिया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी थे, ये फाउंडर थे। महात्मा गांधी जी फाउंडर थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी का नाम बाद में कर दिया गया हरिजन सेवक संघ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1934 में। कहाँ पे? पटना में। ये भी पूछता है एग्जाम में, पटना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिर्फ कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का 2/3 बहुमत से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अनुच्छेद 324 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन से? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन। ये आपका आया था 1988 में और लागू आपका हुआ था 1989 में। 1989 में आपका लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? एमएल सिंघवी समिति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एमएल सिंघवी समिति। और बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने दिया था 3 टायर का कॉन्सेप्ट। 3 टायर का कॉन्सेप्ट दिया था। और अशोक मेहता समिति ने दिया था 2 टायर का कॉन्सेप्ट, 2 टायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई थी? तो हाशिम समिति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हाशिम समिति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मैथ्स के क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि अगर एक रूट आपका अल्फा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो दूसरा रूट आपका है 1/अल्फा। तो हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। मान लो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसका रूट मान लो कि अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a। सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a। मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड अपॉन जो x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो एक आपका रूट अल्फा है, दूसरा क्या है? 1/अल्फा है। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? k/5 होगा। मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा। ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। किसके बराबर होगा? k/5 के बराबर होगा। तो अल्फा अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो k/5 आपका आ गया 1। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? k की वैल्यू आएगी 5। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If sec theta minus tan theta equal to x, then what will be the value of sec theta plus tan theta? क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? अगर sec theta minus tan theta ये आपका x दिया हुआ है, तो sec theta plus tan theta क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो किस फॉर्म में है? a² माइनस b²। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा a माइनस बी, a प्लस बी सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या करना है? सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या गिवन है? x है ना, तो x मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/x।
x हो जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1/x। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे दिया हुआ है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 15C3R इक्वल टू 15CR+3 हो तो R की वैल्यू क्या होगी। तो एक फॉर्मूला जान लो या कॉन्सेप्ट जान लो। इफ़ अगर NCX बराबर है NCY के तो x प्लस वाई इक्वल टू होता है n। यहाँ x की जगह पे क्या है 3R है और y की जगह पे क्या है R+3 है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 15 के बराबर होगा 3R प्लस R+3 इक्वल टू 15। सॉल्व करो आप, 4R इक्वल टू आपका 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, विकर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। जो ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट होता है, एक आपका होता है 3 4 5, एक आपका होता है 10 24 26। अगर ये 26 है तो ये आपका 10 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो 26 के बराबर आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, बेस और हाइट पता चल गया। तो एरिया कितना होगा, एरिया आपका हो जाएगा कितना, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 24 है ना, हाइट कितना है 10 है, 2 12 जा 24, 12 इंटू 10 120। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 120। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 3 का पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 का पावर 2x प्लस 1 गिवन है। तो आपसे पूछ रहे x की वैल्यू। अब देखो, आप 27 को लिख सकते हो 3 का क्यू 2x प्लस 1। तो ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 का पावर x प्लस 8 इक्वल टू 3 का पावर 6x, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2x 6x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 का पावर x प्लस 8 इक्वल टू 3 का पावर 6x प्लस 3 आ गया। बस कंपेयर कर दो पावर को, तो x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3। यहाँ से आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रत्येक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, पूरे 2023 का करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2024 का भी मिल जाएगा और वहाँ पे आप करंट अफेयर या स्टैटिक या क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।